हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड एंड आई आप सभी पढ़ भी रहे होंगे। सो बच्चों, इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में। सेल साइकिल की अगर हम बात करें, देखो बच्चे, सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। और सेल साइकिल क्या होती है बच्चे? जब साइकिल का मतलब क्या होता है, जब आप इस तरीके से जैसे साइकिल में वो पैडल मारते हो ना, साइकिल चलती है, ठीक है, तो एक क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरी उसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं आकर एंड हो जाती है। जैसे मैंने उसको क्या बोल दिया, सेल साइकिल। और सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर? सेल डिवीज़न। मतलब यहाँ पर सेल क्या कर रही है बच्चे? अपने आप को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में क्या हो रहा है बच्चे? आपकी सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। ह्यूमन बींग्स में जो सेल साइकिल जो देखी जाती है, वो कितना टाइम देखा जाता है उसको ह्यूमन बींग्स में सेल को डिवाइड करने का? वो देखा जाता है आपका 24 आवर्स। कितना टाइम है बच्चे उसका? 24 आवर्स। 24 आवर्स में हमारी जो सेल है ह्यूमन बींग्स की, वो डिवाइड करती है। और यीस्ट के अंदर जो आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ होता है यीस्ट, उसके अंदर जो आपकी सेल साइकिल है वो कितनी देर की होती है बच्चे? 90 मिनट्स की। कितनी देर की होती है वो? 90 मिनट्स की, ठीक है। ह्यूमन बींग के अंदर कितने टाइम की होती है? 24 आवर्स की होती है। यीस्ट के अंदर कितनी होती है? 90 मिनट्स की होती है। अब जो आपका ह्यूमन बींग्स होते हैं, इसके अंदर सेल साइकिल किस तरीके से चल रही होती है हमारी बॉडी में बच्चे? हमारी बॉडी में बेसिकली सेल साइकिल कुछ इस तरीके से चल रही होती है। ये मैं आपको एक बार बना दूँ। ये कोई सेल है, ठीक है। ये सेल इस तरीके से हमने कोई गोला बनाएंगे, ठीक है। इसको हम डबली कर लेते हैं एक बार इसकी। ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चे जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल के दो फेज़ होते हैं। क्या होते हैं सेल साइकिल के? दो फेज़ होते हैं आपकी सेल साइकिल के। एक होता है बच्चे इंटरफेज़। क्या होता है? एक इंटरफेज़। और एक होता है आपका एम फेज़। एक क्या होता है बच्चे? एम फेज़। इस इंटरफेज़ को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज़। क्या बोलते हैं इंटरफेज़ को? प्रिपरेटरी फेज़, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या हो रही होती है? प्रिपरेशन हो रही होती है यहाँ पर सेल की। प्रिपरेशन किस चीज़ के लिए हो रही होती है बच्चे? आपके डिवीज़न करने के लिए। इसके लिए हो रही होती है यहाँ पर डिवीज़न करने के लिए। यहाँ पर क्या हो रही होती है बच्चे? प्रिपरेशन हो रही होती है। और एम फेज़ के अंदर भी दो फेज़ आते हैं। एक होता है आपका माइटोटिक फेज़, जिसको आप माइटोसिस भी बोलते हैं, और एक आता है बच्चे आपका मियोसिस फेज़। क्या आता है? मियोसिस। इस माइटोसिस का दूसरा नाम होता है इक्वेशनल डिवीज़न। क्या नाम होता है बच्चे इसका? इक्वेशनल डिवीज़न। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। अब इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब क्या है वो आपको मैं भी बताती हूँ थोड़ी देर में। और मियोसिस को बोलते हैं बच्चे रिडक्शनल डिवीज़न। क्या बोलते हैं मियोसिस को? रिडक्शनल डिवीज़न। अभी सुनिए, माइटोसिस को हमने बोला माइटोसिस को कि माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीज़न। अब माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न क्यों बचे? अब लेट्स कंसिडर ये आपकी एक सेल है जिसके अंदर आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या बच्चे? इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये 46 ये वाली सेल ने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, ठीक है। एक सेल ये बन गई बच्चे, जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं। एक सेल आपकी ये बन गई। अब इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम आए हैं, और अगर इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम आए हैं, मतलब यहाँ पर नंबर क्या था बच्चे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। यहाँ पर भी कितना हुआ? उतना ही है। यहाँ पर भी कितना हुआ है? 46 ही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहे? यहाँ पर सेम रहे हैं। इस टाइप के डिवीज़न को आप क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीज़न। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम? माइटोसिस। इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब यही है बच्चे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज इक्वल इन माइटोसिस डिवीज़न। सेकेंड वक्त बात कर रहे थे हमारे कौन से डिवीज़न की बच्चे? मियोसिस डिवीज़न की। मियोसिस डिवीज़न को आप बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। क्या बोलते हैं मियोसिस को? रिडक्शनल डिवीज़न। और रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब है यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे बच्चे? रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे रिड्यूस हो जाएंगे वो? कि लेट्स कंसिडर आपका जो सेल था ये था, इसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। सेल ने क्या किया बच्चे? डिवाइड किया। ऑब्वियस बात है, सेल डिवाइड करती है, ठीक है। अब सेल ने डिवाइड किया इन दो पार्ट्स में। इसके अंदर इसके हाफ आ गए, मतलब 23 आ गए। इसके अंदर भी इसके हाफ आ गए, मतलब 23 आ गए। 46, 23, 23, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए बच्चे? हाफ हो गए हैं। तो इस टाइप के डिवीज़न को आप क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीज़न। क्या बोलते हैं इस टाइप के डिवीज़न को? मियोसिस डिवीज़न, ठीक है। समझ में आया? हमने बोला था सेल साइकिल में दो फेज़ हैं, इंटरफेज़ और एम फेज़। इंटरफेज़ को आप बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज़, और एम फेज़ क्या होते हैं बच्चे? एम फेज़ के दो पार्ट होते हैं, विच इज़ माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न बोलेंगे, मियोसिस को माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न बोलेंगे, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न बोलेंगे, ठीक है। अब इस 24 आवर्स में से जो इंटरफेज़ होता है ना बच्चे, ये प्रिपरेटरी फेज़,
प्रिपरेटरी फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, प्रिपरेटरी फेज में अगर 24 घंटे डिवीज़न हो रहा है आपका सेल का, तो 23 आवर्स क्या चलता रहेगा आपका, ओनली इंटरफेस चलता रहेगा। बचा हुआ टाइम जो 1 आवर रह गया ना बच्चे आपका, इस टाइम में क्या होगा आपका एम फेज़ होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको एम फेज इज़ द शॉर्टेस्ट फेज एंड इंटरफेस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, या फिर हम ये कह सकते हैं इंटरफेस इज़ द लार्जेस्ट फेज, ठीक है। इतना समझ में आया अब आपको। अब हम अगर यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए सेल के अंदर से, तो सेल के अंदर से अगर हम एम फेज बनाएंगे ना बच्चों, तो एम फेज सिर्फ हमारा इतना ही बनेगा, ठीक है, इतना सही। बाकी जो ये इतना सारा यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक जो बच गया ना बच्चे, ये सारा का सारा क्या है आपका इंटरफेस। क्या है वैसे सारा का सारा इंटरफेस, ठीक है। ये है आपका इंटरफेस जिसको आप बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। और ये जो रह गया बच्चे, ये क्या है आपका, ये है आपका एम फेज। क्या है ये, एम फेज। अब इंटरफेस को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चे, 3 पार्ट्स में, विच इज़ G1 S G2, ठीक है। G1 S G2, G1 S G2 को कैसे बनाएंगे, G1 S G2, दिस वाज G1 S G2। और ये क्या, कौन सा फेज हो जाएगा बच्चे आपका, एम फेज, ठीक है। G1 का मतलब क्या बच्चे, गैप 1। G1 का मतलब क्या है यहाँ पर, गैप 1, मतलब गैप 1 है यहाँ पर। S का मतलब है सिंथेसिस फेज, G2 का मतलब बच्चे गैप 2 फेज, ठीक है। अब देखिए इसमें डिवीज़न कैसे चलेगा। यहाँ पर जो हो रहा है ना G1 S G2, इस गैप 1 बोला बच्चे हमने इंटरफेस को। देखिए इंटरफेस को कैसे याद रखेंगे, इंटरफेस को देखो, जैसे घरों में शादियाँ होती है बच्चे, जब शादियाँ होती है तो शादियों के टाइम पर मान लो किसी की आज इंगेजमेंट हुई है और शादी की डेट रख दी आपकी एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद, ठीक है। तो आज अगर आपकी शादी की डेट फिक्स हुई है ना, आपकी शादी तक क्या चलेगा बच्चे, प्रिपरेशन चलेगा। आपके घर की लिपाई पुताई होगी और आपका जो है शॉपिंग हो गई, ठीक है, वेन्यू बुक करना है, कार्ड छपवाने हैं, ये सारा काम क्या हो रहा है बच्चे, प्रिपरेशन में आएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चे, प्रिपरेशन हो गया। और शादी कितने दिन की होती है, मैक्सिमम 3 दिन की। किसी घर में ज़्यादा फंक्शन होते हैं तो उसके घर में ज़्यादा दिन की हो जाती है। जैसे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, ठीक है, रिसेप्शन हो जाती है, शादी हो जाती है, 4-5 फंक्शंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चे, आपका पूरा आपने क्या किया है, काम सिर्फ 3-4 दिन का था, क्योंकि फंक्शन तो 3-4 दिन चलते हैं हमारे घर पे। तो उस टाइम पर क्या है, काम सिर्फ 3-4 दिन का था, लेकिन प्रिपरेशन कितने टाइम हुआ है बच्चे, 9-10 महीने हुआ है। जितने भी टाइम पीरियड बचा है आपके एंगेजमेंट और शादी के बीच में, वो सारा किस में जाएगा, प्रिपरेशन में जाएगा। तो दैट्स वाई हम उसको क्या बोलते हैं, उसी तरीके से आपका सेल होता है कि आपका काम सिर्फ कहाँ होता है, सेल डिवीज़न का इतने टाइम में, एम फेज में। लेकिन सेल का जो प्रिपरेशन है सेल डिवीज़न करने के लिए, वो कितने टाइम चलता है बच्चे, इस हाफ से भी ज़्यादा टाइम, ठीक है। दैट्स वाई इस इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, इस कंप्लीट को, इंटरफेस को। और ये वाला एम फेज है, जहाँ पर जैसे शादी 3-4 दिन की होती है, उसी तरीके से एम फेज भी एक आपका छोटा सा फेज होता है, ठीक है। अब इस इंटरफेज के अंदर से भी जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो कौन सा होता है बच्चा, आपका गैप 1 फेज, ठीक है। कौन सा होता है, गैप 1 फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। क्या याद रखेंगे आप, गैप 1 क्या बच्चे आपका लॉन्गेस्ट फेज है। अब देखो बेटा, जैसे हमने बोला कि सेल साइकिल में हर एक सेल आपकी बॉडी क्या करती है, डिवाइड करती है, 24 आवर्स का टाइम होता है। लेकिन एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। उन एक्सेप्शन में आप क्या याद रखेंगे, ह्यूमन बींग्स की कुछ सेल्स होती हैं जिसको जो क्या नहीं करती बच्चे, डिवाइड नहीं करती। इसमें आती है आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल बच्चे, फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है, मीन्स रिलेटेड टू द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अगर सिंपल बोलूँ तो कौन सी सेल बच्चे, हार्ट और जो आपकी नर्व सेल्स हैं, दे नेवर डिवाइड, ठीक है। अगर इनमें एक बार डिवीज़न हो गया, डिवीज़न होने के बाद अगर एक बार नर्व की सेल बन गई, आपके हार्ट की सेल बन गई, वो दोबारा कभी डिवाइड नहीं करती। वो क्या हो जाती हैं बच्चे, अरेस्ट हो जाती हैं। और कौन सी स्टेज में अरेस्ट होती हैं ये होती है बच्चे G1 स्टेज में अरेस्ट। कौन सी स्टेज में अरेस्ट होती हैं ये, G1 स्टेज में जाकर क्या हो जाती हैं, अरेस्ट हो जाती हैं। और G1 स्टेज को आप क्या बोलते, इसको बोलते हैं G0 स्टेज। G0 स्टेज में जाकर वो क्या हो जाती हैं, अरेस्ट हो जाती हैं। इसीलिए G0 स्टेज को आप क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चे, G0 को क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। और कुछ बुक में इसको क्या बोलते हैं बच्चे, रेस्टिंग स्टेज भी लिखा गया है, वेट वो कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज
ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बच्चे आपका क्या, इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर सेल क्या बच्चे आपकी इनएक्टिव है। वेट, पेन ही खराब हो गया है। इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द सेल विच कैन नॉट डिवाइड। तो आपकी कौन सी सेल होती है, हर्ट और नर्व सेल्स, या फिर ऑप्शन में आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल भी दिया हो सकता है, या फिर आपको टिश्यू पूछ सकते हैं कि कौन सी टिश्यू की सेल डिवाइड नहीं करती है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये जो हमारा गैप 1 है, गैप 1 की बात करें तो गैप 1 क्या होता है बच्चे, हमारा लॉन्गेस्ट फेज होता है। गैप 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज। यहाँ पर आपकी सेल क्या हो रही है बच्चे, देखो यहाँ पर सेल जो है ना बच्चे, ये लेट्स कंसीडर ये आपकी सेल है, ठीक है। अब कोई सेल ऐसे नहीं बच्चे, कोई देखिए लेट्स कंसीडर ये एक सेल है। अब ये सेल है ना बच्चे, इस सेल का साइज़ था, पहले कंसीडर कर लो इस सेल का इतना साइज़ था। अब ड्यूरिंग गैप 1 के टाइम पर क्या होगा बच्चे, ये सेल का साइज़ इस तरीके से इंक्रीज़ होगा और इस तरीके से ये मतलब साइज़ में इंक्रीज़ करेगी अपने आप को। जब ये साइज़ में इंक्रीज़ करेगी तो जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो भी क्या होंगे बच्चे, इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। मतलब उनका भी नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, वो भी क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, आपके पॉइंट्स याद करने के, जो पॉइंट्स मैं बोलूँगी यहाँ पर, ये आपका जीवन इज द लॉन्गेस्ट फेज। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला बेटे मैंने, आपका जीवन क्या होता है, यहाँ पर सेल क्या होती है आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। सेल क्या होती है आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो मतलब यहाँ पर क्या हो रही है बच्चे, आपकी सेल की ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है। सेल ग्रोथ है तो मतलब सेल का साइज़ क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब सेल साइज़ इंक्रीज़ है तो बच्चे साइटोप्लाज्म भी क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखवा रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जीवन इज द लॉन्गेस्ट फेज। जीवन फेज में क्या हो रही है, आपकी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रही है और यहाँ पर क्या बच्चे आपकी सेल की ग्रोथ हो रही है। सेल ग्रोथ हो रही है तो दैट मीन सेल्स का साइज़ बढ़ रहा है। अगर सेल का साइज़ बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, आपका साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज़ होगा और साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ होगा तो दैट मीन सेल की क्या हो रही है बच्चे, आपकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर सेल का साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, एक और पॉइंट मैंने बोला था यहाँ पर, आपकी सेल की ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स क्या कर लेती हैं, यहाँ पर बच्चे आपकी फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनेल्स आर फॉर्म्ड एट गैप 1 स्टेज, ठीक है बच्चों। ज़्यादातर ऑर्गेनेल क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन किसको छोड़कर, सेंट्रियोल को छोड़कर। किसको छोड़कर बच्चों, सेंट्रियोल को छोड़कर आपकी ज़्यादातर ऑर्गेनेल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका एक और पॉइंट, यहाँ पर क्या होती है बच्चे, आपकी आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर, आरएनए की भी सिंथेसिस देखी जाती है। किसकी सिंथेसिस देखी जाती है बच्चों, आरएनए की सिंथेसिस देखी जाती है। आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, दैट मीन्स उससे क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, उससे प्रोटीन बनेगा। तो हमने ये बोला गैप 1 कौन सा फेज़ आपका, लॉन्गेस्ट फेज़ है बच्चे। यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली तरीके से एक्टिव होती है और जब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रही है दैट मीन्स उसकी क्या हो रही है बच्चे, सेल की ग्रोथ हो रही है। सेल की ग्रोथ हो रही है दैट मीन्स सेल का साइज़ बढ़ रहा है। सेल का साइज़ बढ़ रहा है, उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ होगा, ज़्यादातर ऑर्गेनेल फॉर्म्ड होगी यहाँ पर सेंट्रियोल को छोड़ के। और यहाँ पर क्या होती है बच्चे, आपकी आरएनए की सिंथेसिस होती है क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके, अब जीवन स्टेज से एंटर करेगी सेल किसमें, एस में, ठीक है। जीवन से किसमें एंटर करेगी, आपकी एस के अंदर, ठीक है। अब एस जो होता है ना बच्चे, एस का मतलब होता है सिंथेसिस। एस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सिंथेसिस। जीवन का फुल फॉर्म क्या थी, गैप 1। एस की है आपकी सिंथेसिस फेज। सो सिंथेसिस फेज में क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है बच्चे डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होता है यहाँ पर, डीएनए का रेप्लिकेशन। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चे आपका, यहाँ पर क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेट करेगा बच्चे, और जो आपका और आपका यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोन भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर बच्चे, आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और क्या होगा बच्चे, यहाँ पर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन देखा जाएगा, ठीक है। मेक श्योर सेंट्रियोल, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है और जीवन में नहीं होता। देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया भी है, एक्सेप्ट सेंट्रियोल, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, अब यहाँ पर होगी बच्चे आपकी क्रोमोसोमल वैल्यू इंक्रीज। क्या होगी आपकी क्रोमोसोमल वैल्यू इंक्रीज, मतलब क्रोमोसोमल जो है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। क्या हो जाएंगे वो, डबल। आप ऐसे कह सकते हैं क्रोमोसोम बिकम्स डबल, ठीक है बच्चों। इसमें सिंथेसिस हो रही है, किसकी सिंथेसिस हो रही है बच्चे, आपके
डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा बच्चे, और क्या होगा आपका क्रोमोसोम जो है उसका भी क्या हो जाएगी, नंबरिंग उसकी इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसके साथ साथ इसमें बनते हैं आपके बच्चे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बनते हैं आपके, सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिंथेसिस किसकी होगी बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा, मैम सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। सो बच्चे मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ ये। देखो बच्चे, जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से पढ़ते हैं। एक सेकंड पूछ दो। देखो ये क्या होता है बच्चे आपका, ये तो है आपका सेंट्रोमियर। क्या बच्चे, ये सेंट्रोमियर। और ये जो है ना बच्चे, ये क्या आपकी क्रोमेटिड्स। डिवीज़न के बाद आपकी ये क्रोमेटिड कुछ इस तरीके से बन जाती है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इस टाइम पर इनको क्या बोलते हैं बच्चे, हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है बच्चे। और ये क्या था आपका बीच में, सेंट्रोमियर। और ये जो मैं आपको कह रही थी ना, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और स्पिंडल फाइबर कहाँ होते हैं बच्चे आपके, स्पिंडल फाइबर होते हैं यहाँ पर, मतलब स्पिंडल बड़ी सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका काइनेटोकोर। क्या होता है बच्चे यहाँ पर, काइनेटोकोर। ये आपका एम फेज करवाऊंगी ना बच्चे, वैसे आपको वहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, तो सॉरी अच्छे से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये था, इसलिए यहाँ पर ये जो होती है बच्चे आपकी क्रोमोसोम, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। अब वापस आ जाइए हमारे यहाँ पर एस फेज पर। एस फेज पढ़ रहे थे हम यहाँ पर होगी बच्चे आपकी सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्मेशन होगी। और क्रोमोसोमल वैल्यू को मापा जाता है आपका पिकोग्राम में। किस में मापा जाता है बच्चों, पिकोग्राम, ठीक है, पिकोग्राम में मापा जाता है। इसको बोलते हैं पीजी, ठीक है। और इसमें क्या होती है बच्चे आपकी एटीपी की सिंथेसिस होगी, नो सॉरी इसमें नहीं होगी बच्चे। एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर होगी बच्चे आपकी देखो बच्चे, यहाँ पर हो रहा था ना आरएनए सिंथेसिस था, यहाँ पर देखी जाएगी आपकी एटीपी की सिंथेसिस देखी जाएगी, आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस देखी जाएगी, और आरएनए की सिंथेसिस देखी जाएगी। मुझे आरएनए लिख दिया था हमने, आरएनए है, प्रोटीन बनाएगा और एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट फेज़ की बात। और एक और बात, यहाँ पर आपकी होगी वैल्यू बच्चे 2n4c। क्या वैल्यू होगी आपकी 2n4c, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या कर गए बच्चे, यहाँ पर डबल कर गए, ठीक है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी आपकी ये वाली वैल्यू 2n2c, गैप वन में क्या होगी ये 2n2c, ठीक है। चल यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता है बच्चे क्रोमोसोम का, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चे, डबल हो जाएगा, तो दैट्स वाई क्या होगा यहाँ पर 2n4c, ठीक है। अब हम सारी सेल जो है वो एंटर करेगी आपके गैप 2 में। किस में एंटर करेगी बच्चे, वो गैप 2 में। तो गैप 2 में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमने लिखा था मोस्ट ऑर्गेनलीज आर फॉर्म्ड, लेकिन जो ऑर्गेनलीज नहीं बनी थी यहाँ पर, वो यहाँ पर बनेगी। कौन सी बच्चे, यहाँ पर होगा आपका डुप्लीकेशन ऑफ सम ऑर्गेनली, और उन सम ऑर्गेनलीज में क्या क्या आएंगे बच्चे, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, ठीक है। कौन कौन से आएंगे आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या आएंगे बच्चे आपकी क्लोरोप्लास्ट, और आएंगे आपकी गोल्जी बॉडीज, ठीक है। इनका क्या होगा बच्चे, यहाँ पर डुप्लीकेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर, इनका डुप्लीकेशन। और उसके अलावा बच्चे यहाँ पर होगी आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस होगी बच्चे, आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है बच्चे। और बनेंगे आपके स्पिंडल फाइबर बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चे, आपके स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्पिंडल फाइबर बनने के लिए जो प्रोटीन होता है वहाँ पर स्पिंडल फाइबर में कौन सा प्रोटीन होता है बच्चे, ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है उनके अंदर, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एटीपी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगी बच्चे, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, दैट मीन्स सेल की क्या होगी, यहाँ पर भी ग्रोथ होगी, ठीक है। और यहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी फॉर द माइटोटिक डिवीज़न। सेल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है बच्चे। या फिर आप कह सकते हैं एम फेज़ में एंटर करने के लिए सेल अपने आप को यहाँ पर प्रिपेयर करेगी, ठीक है। ये आपका था किसके बारे में, गैप 1 पढ़ लिया हमने, ठीक है। हमने आपका एस फेज़ पढ़ लिया बच्चे, जहाँ पर सिंथेसिस थी,
G2 फेज पढ़ लिया, मतलब गैप 2 पढ़ लिया बच्चे। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, गोल्जी बॉडीज होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी बच्चे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। स्पिंडल फाइबर्स में कौन सा प्रोटीन होता है आपका, ट्यूबरिन प्रोटीन्स होता है। एटीपी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सेल ग्रोथ होगी, ठीक है। और यहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी किसमें एंटर करने के लिए बच्चे, आपके एम फेज में एंटर करने के लिए, ठीक है। अब एम फेज के बच्चे 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड होता है आपका एम फेज, 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, विच इज़ नोन एज पी एम ए टी और सी। कैसे याद रखोगे, पी एम ए टी सी। पी का मतलब बच्चे यहाँ पर प्रोफेज, पी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रोफेज, ठीक है। पी का मतलब क्या बच्चे यहाँ पर, प्रोफेज। एम का मतलब है यहाँ पर मेटाफेज, ए का मतलब बच्चे यहाँ पर एनाफेज, टी का मतलब है यहाँ पर टीलोफेज और सी का मतलब है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। सी का मतलब क्या बच्चे यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस। देखो बच्चे, अगर इस साइटोकाइनेसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, इस वर्ड को तोड़ें, तो साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म। और काइनेसिस का मतलब बच्चे डिवीज़न, मतलब डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। एक वर्ड आता है आपका कार्योकाइनेसिस। क्या होता है बच्चा एक वर्ड, कार्योकाइनेसिस, ठीक है। कार्यो, यहाँ पर कार्यो का मतलब होता है बच्चे न्यूक्लियस। कार्यो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब डिवीज़न। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस को तो आप कार्योकाइनेसिस बोलते हैं, और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को आप क्या बोलते हैं बच्चे, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आपके इस एम फेज के अंदर 5 फेज आएंगे। कौन कौन से बच्चे आपके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ऐसे कैसे याद रखोगे, पी एम ए टी सी को याद रखनी। देखो बच्चे, वैसे तो क्या होता है ए बी सी होता है, लेकिन आपको ए बी सी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ए टी सी, ठीक है। पीएम हमारे प्रधानमंत्री से याद रख लेना, पीएम ए टी सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चे, जब यहाँ पर सेल अच्छे से डिवाइड कर जाती है ना, तो जैसे जीवन में एंटर करती है, तो यहाँ पर होता है आपका क्या, जी नोट फेज। क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जी नोट फेज, जहाँ पर सेल का जैसे ही डिवीज़न कंप्लीट होता है तो किस में भेज दी जाती है, आपकी जी नोट स्टेज के अंदर भेज दी जाती है। और जी नोट स्टेज में भेजने के बाद उसको क्या होता है बच्चे, आपको उसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, उसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। जहाँ पर जी नोट स्टेज में आने के बाद सेल जो होती है वो क्या कर रही होती है, रेस्ट कर रही होती है, बिल्कुल रेस्ट मोड में होती है। अब मान लो आपके यहाँ पर कहीं भी चोट लग गई, ठीक है। चोट लगने के बाद क्या होगा बच्चे, थोड़े दिन के बाद वो एरिया फिल हो जाता है, किससे, एक ब्लैक कलर की कवरिंग आती है, जिसको वो प्लेटलेट्स की कवरिंग बोलते हैं। लेकिन उसके बाद जो सेल आती है ना, नीचे जो सेल बनती है, उस सेल कहाँ से बनी बच्चे, चोट लगने के बाद। वो चोट लगने के बाद इमरजेंसी सिचुएशन में भेजे गए हैं सेल जी नोट से निकाल कर। कहाँ से निकाल कर, जी नोट के, मतलब जी नोट में तभी जब ज़रूरत होती है बच्चे, तभी आपका काम होता है। जब तक ज़रूरत नहीं है, जी नोट आपका काम नहीं करेगा, वो रेस्ट फेज में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका था आपका G1 S, G2 के बारे में। अब रह गया आपका एम फेज बच्चे आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी है अभी नीट का। ये नीट के बच्चे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई नॉर्मल CUT वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। बाकी जो एम फेज है बच्चे आपका विथ कौन सा रहेगा, माइटोसिस रहेगा और म्यूसिस रहेगा। ये आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि अभी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय बाय।